हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में पढ़ रहे थे, आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में बात करें तो पिछले वीडियो में हमने होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा जो होम रूल लीग चलाया गया था, उन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मॉन्टेग्यू की घोषणा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अगला टॉपिक। उसके बाद हमने भारत शासन अधिनियम 1919 देखा था। उसके बाद दोस्तों विदेशी में क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुई थी भारतीयों के द्वारा, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा और मैडम भिकाजी कामा के बारे में पढ़े थे। साथ ही दोस्तों गदर पार्टी की जो गठन होती है और उसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उन सभी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण, जो कि स्टार्ट होता है 1917 से और ये दोस्तों 1947 ईस्वी तक चलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं से शुरू करने वाले हैं और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण आते ही हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले वो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और उस समय महात्मा गांधी जी के बारे में क्या वो था पूरा डिटेल पढ़ेंगे और उन सभी आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे और उस समय गांधी जी की क्या भूमिका थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसे करते करते हम 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं और जितने भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं सबको करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक इसका डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये इसी नाम से हमारा केपी टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू किया जाए, ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं हर साल 2 अक्टूबर को। और उनके पिताजी का नाम था दोस्तों करमचंद गांधी और महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, ये दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम था, ठीक है। उनकी माता की बात करें तो उनकी माता का नाम था दोस्तों पुतलीबाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। साथ ही उनके 4 पुत्र होते हैं, हरिलाल, रामदास, मणिदास और देवदास। ये चारों जो है दोस्तों गांधी जी के पुत्र थे। ये हो गया दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन गांधी जी के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों उनके द्वारा किए गए कार्य। तो सबसे पहले 1889 से 1891 तक, 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। कौन? गांधी जी, ठीक है। उसके बाद 1892 ईस्वी में पहली घटना जो है वो है दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका जाते हैं गांधी जी। कब? तो 1892 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को पैरवी करने के लिए, ठीक है। कहाँ जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। और दादा अब्दुल्ला जो थे दोस्तों वो एक व्यापारी थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में कुछ काम किए हैं जिसके बारे में हमको जानना इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में ही दोस्तों 1894 ईस्वी में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो पूछा जाता है कि नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। या इस तरीके से पूछे कि नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब किया गया था? तो 1894 ईस्वी में। उसके बाद अगला जो आपको याद रखना है वो 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक दोस्तों पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। ये एक तरह का साप्ताहिक पत्र था और इसका भी प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन जो है पत्र वो गांधी जी के द्वारा कहां से प्रकाशित किया गया था? तो ये भी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ही प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और इसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 1904 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना करते हैं। तो ये भी पूछा जाए कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद 1910 ईस्वी में
टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ये चार चीज जो कि आपको दक्षिण अफ्रीका से याद रहने चाहिए। गांधी जी के पहला तो है नटाल इंडियन कांग्रेस, ये बहुत पूछा जाता है। ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओपिनियन, इसका भी स्थापना किया गया था 1903 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। साप्ताहिक पत्र था, इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी में, और टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में। ये चारों काम जो है दोस्तों वो कहाँ किया गया था? गांधी जी के द्वारा, तो दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। डेट याद रख लीजिएगा, 9 जनवरी 1915, और इसी दिन मनाते हैं हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस। गांधी जी के भारत आने की खुशी में 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? तो भारतीय प्रवासी दिवस। और इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है। उसके बाद वापस आने के बाद दोस्तों गांधी जी फरवरी और मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहते हैं, शांति निकेतन में, और ये पश्चिम बंगाल में था शांति निकेतन। और यहीं पे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर से इनकी मुलाकात होती है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। तो पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? तो गुरुदेव कहना शुरू कर दिए थे। और यहीं पे दोस्तों क्या बोलने लगते हैं? गुरुदेव। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किनके द्वारा बोला गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गांधी जी के द्वारा। और महात्मा की उपाधि जो है दोस्तों वो महात्मा गांधी जी को किसके द्वारा मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, एक महात्मा की उपाधि और दूसरा गुरुदेव की उपाधि। महात्मा की उपाधि किसको? महात्मा गांधी को, और गुरुदेव को की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद गोपाल गांधी जी जो क्या करते हैं? गांधी जी ने इन्हें राजनीतिक गुरु बनाया था। तो पूछा जाए कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उपाधि दिया जाता है जिसका नाम है केसर ए हिंद। तो पूछा जाए कि केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को किनके द्वारा दिया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। अब कुछ पुस्तक और पत्रिका है गांधी जी के द्वारा लिखी गई जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है दोस्तों वो है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की स्थापना गांधी जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है दोस्तों, और इसमें स्वराज की विस्तृत चर्चा की गई थी। और इस प्रकाशन में क्या किया गया था? स्वराज की विस्तृत चर्चा की गई थी। उसके बाद गांधी जी के द्वारा एक नवजीवन पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है, और यह प्रकाशन गुजराती भाषा में होता है। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, जो कि गांधी जी प्रकाशित करते थे? तो गुजराती भाषा में। या फिर पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में कौन सा पत्र प्रकाशित किया गया था? तो नवजीवन, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों यंग इंडिया। ये अंग्रेजी भाषा में इसका संपादन किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगर पूछे अंग्रेजी में तो यंग इंडिया, और नवजीवन पूछे तो गुजराती में यंग इंडिया। यंग इंग्लिश वर्ड है तो इससे याद रख सकते हैं। इसका संपादन जो हुआ था इंग्लिश में हुआ था, और किस इनके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। और नवजीवन जो है वो गुजराती में, ठीक है। उसके बाद हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं गांधी जी, ये 1933 ईस्वी में, ठीक है। 1933 ईस्वी में जब पूना पैक्ट होता है गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के, उसके बाद ही उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। तो आगे जैसे ही पूना पैक्ट आएगा तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब एक इनका आत्मकथा है, इसको भी याद रखिए कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था। तो गांधी जी की आत्मकथा का जो नाम था दोस्तों वो था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या नाम था। आप लोग हिंदी में भी पूछ सकता है इसी को, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही दोस्तों जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म होगा उसके बाद हम इस पे कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव करेंगे। डेली 5 वीडियो जिसमें 100 MCQ करके आपको 500 इंपॉर्टेंट MCQ भी करा दिया जाएगा, ताकि आपको इससे एक क्वेश्चन भी बाहर न आए और न छूटे, ठीक है। साथ ही दोस्तों आप लोग खुद से भी लुसिएंट का ऑब्जेक्टिव या फिर क्राउन ऑब्जेक्टिव से इसका क्या कर सकते हैं, तो
प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, वैष्णव जन को तैनु कहिए। वैष्णव जन को तैनु कहिए, ये गांधी जी का प्रिय भजन था। गांधी जी का प्रिय भजन पूछा जाए कौन था, तो वैष्णव जन को तैनु कहिए, ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था और इसकी जो रचना है वो नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया था। नरसिंह मेहता जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों साबरमती आश्रम का। तो अहमदाबाद में साबरमती नदी पर के किनारे साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। और बाद में देखेंगे कि साबरमती आश्रम से ही दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत करते हैं गांधी जी, जिसमें दांडी मार्च पे दांडी मार्च निकालते हैं और यहीं से निकालते हैं, ठीक है। तो आगे वो भी आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, तो उसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे और किस तरीके से गांधी जी पैदल मार्च करके समुद्र किनारे जाते हैं दांडी में और नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उसके बाद है दोस्तों 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते समय गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे जी के द्वारा, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला भवन में, याद रखेंगे दिल्ली के बिरला भवन में। अब जानते हैं गांधी जी के प्रमुख संघर्ष और सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो उनके बारे में और इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और कहां पे, तो बिहार में, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। इसका कारण क्या था दोस्तों, इसका कारण था तिनकठिया प्रणाली या तिनकठिया खेती। ये दोस्तों नील की खेती के लिए क्या किया था अंग्रेजों के द्वारा कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था और मनमाना लगान लगा दिया गया था किसानों के ऊपर, ठीक है। पहले ये 5/20 भाग पे होता था जिसका किसान विरोध कर रहे थे, ठीक है। और इसी के कारण किसानों की दुर्दशा को देखते हुए एक व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ल जो कि किसान नेता थे उस समय, और वे लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1916 में, वहां जाते हैं और वहीं पे इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है। और लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाते हैं और यहाँ के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताते हैं। तो फिर इन्हीं के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी किनके कहने पर चंपारण यात्रा पे आए थे, तो राजकुमार शुक्ल जी के, ठीक है। अब इनके आने से ये परिणाम हुआ कि नील कानून को वापस ले लिया गया और यहाँ पे आके सत्याग्रह करते हैं और सत्याग्रह करने के बाद नील कानून को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। नील कानून वापस ले लिया जाता है और किसानों पर जो लगान लगाया जाता था उसके दरों में भी कमी की जाती है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए नील सत्याग्रह से, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद दोस्तों 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह के अब जस्ट अगले साल देखिए 1918 ईस्वी में, बैक टू बैक देखिए 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मील मजदूर का हड़ताल हो जाता है। अहमदाबाद में क्या होता है, मील मजदूर का हड़ताल हो जाता है, जिसमें दोस्तों प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो जाता है, जिसमें प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक के साथ विवाद हो जाता है जो वहां के मजदूर रहते हैं उनको। तो इसमें भी गांधी जी द्वारा अनशन का प्रयोग किया जाता है और इसका बाद परिणाम ये मिलता है कि मिल मालिकों को झुकना पड़ता है और 35% बोनस देना स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ भी अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में भी गांधी जी की अहम भूमिका होती है और इसके बाद बोनस 35% दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला साल दोस्तों 1918 ईस्वी में 17 में चंपारण, ठीक है, 18 और 19 सॉरी खेरा आंदोलन 1918, खेरा आंदोलन भी 1918 में ही दोस्तों। खेरा सत्याग्रह इसका जो कारण था दोस्तों किसानों पर लगा लगान स्थगित करना, इसका जो कारण था किसानों पर लगा लगान स्थगित करना। और इसमें गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ मिलकर किसानों का समर्थन कर देते हैं। तो किसानों पे काफ़ी ज़्यादा कर लगा दिया गया था और लगान लगा दिया गया था। इसी के विरोध में गांधी जी विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक साथ मिलकर किसान का समर्थन करते हैं और इससे परिणाम ये निकलता है कि सरकार जो है लगान वापस ले लेती है, ठीक है। और इसी आंदोलन में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल पहली बार साथ आकर आंदोलन में भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रॉलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में दो मेन घटना घटी, एक तो रॉलेट एक्ट का आना और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दोनों ही दोस्तों काफी क्रूरतापूर्वक कहा जाए तो कम है, इस तरीके की घटना थी।
तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट का जो सरकारी नाम था दोस्तों ये था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि बढ़ती हुई जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उस पर अंकुश लगाया जाए, ये इस कानून का उद्देश्य था, जिसके कारण इसमें सरकार ने प्रावधान किया कि इसमें सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। साथ ही दोस्तों जो उस समय प्रेस की स्वतंत्रता थी उस पर भी बंदी लगाया गया था और सबको गिरफ्तार करके बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में डाला जा रहा था। यह था दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, तो पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधि को कुचलना और इसमें सरकार चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। इसे दोस्तों बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो पूछा जाता है कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 ईस्वी में। और इस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय जो था दोस्तों वो था जेम्स फोर्ड के समय में क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद स्वामी सरदानंद 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन का कमान संभालते हैं, तो इसको याद रखना है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो लोग हैं दोस्तों जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो कौन कौन, तो मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने दोस्तों केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे ये लोग, और इन्होंने वहां से त्यागपत्र दे देते हैं। भारतीयों के द्वारा इसे काला कानून बोला गया। तो पूछा जाता है कि कौन से कानून को काला कानून बोला गया था, तो काला कानून बोला गया था रॉलेट एक्ट 1919 को। ठीक है, गांधी जी के द्वारा भी दोस्तों इसमें सत्याग्रह किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर यह गांधी जी के द्वारा लड़ा गया प्रथम आंदोलन था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाए इससे पहले भी गांधी जी लड़े, चंपारण सत्याग्रह बिहार में किए, खेरा किए अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर किए, ये सारा चीज हुआ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछे प्रथम आंदोलन कौन था गांधी जी का, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह किया गया था वह सत्याग्रह जो था राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आंदोलन था। ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 24 फरवरी 1919 को मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया गांधी जी के द्वारा। कहां पे, मुंबई में। और इसके बाद होता क्या है कि देश में हिंसा भड़कने के बाद सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं गांधी जी, और गांधी जी बोलते हैं कि अभी भी भारतीयों में अहिंसा का भाव है। और उन्होंने दोस्तों जानते ही हैं कि गांधी जी अहिंसा का प्रमुख विरोधी थे, और इन्होंने हिंसा के प्रमुख विरोधी थे, और हिंसा भड़कने के कारण ही गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह को क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है 13 अप्रैल 1919 को बड़ी ही दर्दनाक घटना, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों जलियांवाला बाग में एक भीड़ इकट्ठा हुई और एक शांतिपूर्ण मीटिंग चल रहा था। डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, कई बार पूछा जाता है। इसे ही दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इस दिन क्या था, तो बैसाखी का दिन था। तो बैसाखी के दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे सर माइकल ओ डायर। इसका जो नाम है दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा, माइकल ओ डायर है। सीधे माइकल डायर भी दे देता है ऑप्शन में, और माइकल ओ डायर भी रहेगा, और आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसा कि इस बार बीपीएससी एग्जाम में हुआ था। माइकल ओ डायर लिखा हुआ था तो माइकल ओ डायर होगा। ठीक है, माइकल डायर या जनरल डायर नहीं मारना है। ठीक है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और भीड़ पर गोली चलवा दी। और ये जो है दोस्तों, जो भीड़ वहां जलियांवाला बाग में बैठ के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी, उस पर गोली चलवा दी गई। और चूंकि उससे निकलने के लिए केवल एक गेट था, पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, और इसमें दोस्तों 1000 लोग मारे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में बच्चे और महिला होती हैं जो कि मारे जाती हैं। इस हत्याकांड के बाद दोस्तों स्वतंत्रता का आग और क्रांतिकारियों का आग बबूला हो गया, भड़क गया। और इसी के बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को वापस कर देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे वापस कर देते हैं। पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो जेम्स फोर्ड ही थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय। ठीक है,
उसके बाद शंकर नायर ये व्यक्ति भी थे जो कि वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य रहते हैं। इन्होंने भी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी सदस्यता से क्या कर देते हैं, तो त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस कमेटी को इस घटना को जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाता है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है हंटर आयोग। और हत्याकांड के जांच के लिए यह कमेटी की गठन की गई थी, जिसमें दोस्तों 5 अंग्रेज और 3 भारतीय को सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी में जो अंग्रेज थे 5 थे और 3 भारतीयों को सदस्य बनाया गया था, जिसमें चमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 जो थे दोस्तों वो अंग्रेज थे, भारतीय थे, जिसे हंटर आयोग में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन पूछे कि हंटर आयोग किसके लिए गठित की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम 1920 से शुरू करेंगे और 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, फिर चौरा चौरी घटना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद बीच में जो भी छोटे छोटे चीज है उस सबको पढ़ेंगे, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। तो गांधी जी की भूमिका काफी ज्यादा है और आजादी तक जो भी काम हुए हैं और उसमें क्या गांधी जी की भूमिका थी सबको पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली हम जब वीडियो अपलोड करें तो आप लोग तक पहुंच जाए। ठीक है, 5 से 6 क्लास और होगा, मुश्किल से मुश्किल। हम ज़्यादा देर का क्लास नहीं ले रहे हैं, मुश्किल से क्या होता है 20 से 25 मिनट का क्लास रहता है, ताकि आप लोग को मन भी लगा रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़े, तो हंटर आयोग पढ़े और ये इसका क्या काम था, तो हत्याकांड का जाँच के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़े कि नाइट की उपाधि को वो वापस कर देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर है 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहते हैं, माइकल ओडायर, जो कि गोली चलवाते हैं और 1000 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों गांधी जी का सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था, इसके बारे में पढ़े थे और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आंदोलन था गांधी जी का, तो ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। रॉलेट एक्ट पढ़ा आज के वीडियो में। उसके बाद खेरा सत्याग्रह पढ़े गांधी जी के द्वारा जो हुआ था, और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह ये भी पढ़े 1917 वाला। और फिर गांधी जी के बारे में पढ़े कुछ डिटेल से, और इनकी पत्रिका हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये सब गांधी जी की पत्रिका हैं और आप इसको लिख सकते हैं एक जगह और इसके बुक के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।